एल्क्स की रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ में तो डिस्कस कर ली है, लेकिन इसके साथ में मैं एक पॉइंट और डिस्कस कर रहा हूं। देखो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ में लेते हैं तो हमने डिस्कस किया इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी गेट मिक्सचर ऑफ 4 कंपाउंड्स। विच 4 कंपाउंड्स? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट। इन 4 कंपाउंड्स का मिक्सचर बनता है। तो यहां पर एक पॉइंट में ये भी डिस्कस कर रहा हूं कि अगर हमें इस मिक्सचर में से कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो हाउ टू सेपरेट दीज 4 कंपाउंड्स फ्रॉम द मिक्सचर, ये मैं प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। अब एक बात ध्यान देना, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट, इन 4 कंपाउंड्स में से सॉल्ट का सेपरेशन तो आसानी से हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली हमें डिस्कस करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस जो कि लिक्विड फॉर्म है, इन लिक्विड कंपाउंड्स का मिक्सचर अगर हमारे पास है और उस मिक्सचर में से अगर हमें इन 3 कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो हाउ इज इट पॉसिबल? आप ध्यान देना। तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, देखो सेपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग हिल्सबर्ग रिएजेंट। आप ध्यान देना, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का मिक्सचर में से सेपरेशन करना है तो इसके लिए आप हिल्सबर्ग रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। और ध्यान देना, नॉट ओनली सेपरेशन, हिल्सबर्ग रिएजेंट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। आप ध्यान देना, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप हिल्सबर्ग रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हिल्सबर्ग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस and can also be used to separate primary, secondary and tertiary amines from a mixture. Now what is Hinsberg reagent? तो ध्यान देना, benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride that is C6H5SO2Cl is known as Hinsberg reagent. अब Hinsberg reagent का हम कैसे यूज करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस के आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए, ये मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ध्यान देना, पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। मान लेते हैं 3 बॉटल्स आपके पास हैं, एक बॉटल में प्राइमरी अमाइन है, एक बॉटल में सेकेंडरी अमाइन है और एक बॉटल में टर्शियरी अमाइन है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बॉटल में कौन सा अमाइन प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तीनों ही बॉटल्स में हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड कर दो। तीनों ही बॉटल्स में आप क्या करेंगे, हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड कर देंगे। अब आप ध्यान देना, देखो जैसे तीनों ही बॉटल्स में आपने हिल्सबर्ग रिएजेंट ऐड कर दिया। अब हिल्सबर्ग रिएजेंट जब अमाइन के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि बॉटल में अमाइन है, तो जब आप हिल्सबर्ग रिएजेंट उसमें ऐड करेंगे तो जैसे ही हिल्सबर्ग रिएजेंट अमाइन के कांटेक्ट में आएगा, देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन अमाइन एंड हिल्सबर्ग रिएजेंट। अमाइन और हिल्सबर्ग रिएजेंट आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब पॉइंट है कि इनके बीच में रिएक्शन होगी कैसी। आप ध्यान देना, जैसे मान लो ये जब प्राइमरी अमाइन के कांटेक्ट में आएगा तो किस तरह की रिएक्शन ये प्राइमरी अमाइन के साथ में शो करेगा। थोड़ा सा आप गैस करें, आप ट्राई करें, कोशिश करें कि ये अगर कंपाउंड है हमारे पास हिल्सबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और ये अगर अमाइन से रिएक्ट करेगा तो इसकी रिएक्शन का टाइप क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? रिएक्शन का टाइप आप सोचिए क्या होना चाहिए। देखो पहले तो आप ये सोचिए इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। तो ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, सो इट विल शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक में भी क्या, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? जरा सोचिए, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? आंसर है सब्स्टिट्यूशन। आप ध्यान देना, जरा इस कंपाउंड को आप देखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसे हम हिल्सबर्ग रिएजेंट कह रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं इट इज एन एसिड डेरिवेटिव। ये एसिड डेरिवेटिव ही तो है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ध्यान देना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम बोलते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं एसिडोलाइट, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। और डेरिवेटिव्स में जैसे मान लो अगर मुझे एसिडोलाइट की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, एसिडोलाइट के लिए मैं क्या करूंगा, OH की जगह यहां पर प्लेस कर दूंगा हैलोजन, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एसिडोलाइट। और एसिडोलाइट एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज एन एसिड डेरिवेटिव। बस ऐसा ही कुछ आप यहां पर ध्यान देना। देखो अगर मैं बात करता हूं सल्फोनिक एसिड की, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करूं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेरे पास ये होगा SO2OH, ये सल्फोनिक एसिड है। और अब जरा देखो, जैसे यहां पर OH की जगह हैलोजन प्लेस किया तो हमने कहा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, वैसे ही अगर आप यहां पर OH की जगह हैलोजन प्लेस करेंगे तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हिल्सबर्ग रिएजेंट की अगर बात की जाए तो हिल्सबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज एक्चुअली
सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, ये एक तरह से सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। और अगर ये एसिड का डेरिवेटिव है तो जरा बताओ एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? याद करो, ऐसे नहीं, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स मेनली एसिड रिएक्शन शो करते हैं, याद आ रहा है? तो बस एसिड रिएक्शन आपको इसमें अप्लाई करना है। और अब आप देखो, अगर मुझे यहां पर एसिड रिएक्शन अप्लाई करना है तो ध्यान देना, ये कंपाउंड जब अमाइन से रिएक्ट करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं, अमाइन बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। अमाइन बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जब इस सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा तो यहां पर रिएक्शन का टाइप होगा एसएनई। और एसएनई का कांसेप्ट हमने डिस्कस किया, क्या होगा देखो, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और सीएल यहां से लीव करेगा, राइट। और अमाइन जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। और इस केस में अगर बात की जाए तो देखो यहां पर हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, इट विल बी SO2। और जरा देखो, ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो Cl यहां से लीव कर जाएगा और ये भी ऐड होने के बाद में H+ रिलीज कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा NHR। और ध्यान देना, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। ये कंपाउंड यहां पर हमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, इट इज फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। तो देखो, 3 बॉटल्स आपके पास हैं, एक में प्राइमरी अमाइन है, एक में सेकेंडरी अमाइन है और एक में टर्शियरी अमाइन है। हमें नहीं पता है कौन सी बॉटल में कौन सा अमाइन है। मैं क्या करूंगा, तीनों ही बॉटल्स में हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दूंगा। जिस बॉटल में प्राइमरी अमाइन होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट उस कंपाउंड प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और इसका हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब जरा देखो, बात करते हैं सेकेंडरी अमाइन की, कि जब हिंसबर्ग रिएजेंट सेकेंडरी अमाइन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। तो ध्यान देना, सेम रिएक्शन यहां पर भी अगर बात की जाए तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक, ओपन, क्लोज एंड लीव। इस केस में भी एकदम सेम प्रोसेस होगा। और यहां पर अगर बात की जाए तो इस केस में प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा ये कंपाउंड, एंड सी दिस कंपाउंड इज आल्सो फॉर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। ध्यान देना, ये कंपाउंड भी हमें यहां पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। और अब जब हिंसबर्ग रिएजेंट उस बॉटल में ऐड होगा जिसमें टर्शियरी अमाइन प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन है टर्शियरी अमाइन के साथ में, आंसर है नो रिएक्शन। ध्यान देना, टर्शियरी अमाइन के साथ में यहां पर हम बात करते हैं नो रिएक्शन। इस केस में देयर विल बी नो रिएक्शन। अब एक पॉइंट आता है कि हमने कहा भाई प्राइमरी अमाइन जब रिएक्ट करेगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, इसमें भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है भाई, इसमें भी तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये भी तो एज ए न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना प्रोडक्टिव स्टेप नहीं होगी, इट विल बी अ नॉन प्रोडक्टिव स्टेप। कैसे, जरा मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना। देखो, मान लेते हैं सेकेंडरी अमाइन या प्राइमरी अमाइन, कोई भी एक ले लो, जैसे मान लेते हैं सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं। अब होगा क्या, देखो सेकेंडरी अमाइन जब यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन होगा। जरा एसिडिक रिएक्शन का कांसेप्ट आप याद करें, न्यूक्लियोफाइल अटैक, बॉन्ड ओपन। अब ये जब बॉन्ड ओपन होगा तो यहां बनेगा O-, यहां पर Cl है, ये एक डबल बॉन्ड O है, और यहां पर ये सेकेंडरी अमाइन ऐड होगा। और जब सेकेंडरी अमाइन ऐड होगा तो ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो लोन पेयर डोनेट करने के साथ में बनेगा प्लस। तो ये तो देखो अटैक एंड बॉन्ड ओपन। अब क्या होगा ऐसे रिएक्शन में, क्लोज एंड लीव, तो ये यहां पर क्लोज और यहां से लीव करेगा Cl। और जरा ध्यान देना, ये जो N पॉजिटिव है ये यहां पर न्यूट्रलाइज कैसे होगा, H+ रिलीज करके, H है ना इसके पास, तो ये H+ रिलीज करके यहां पर न्यूट्रलाइज होगा और ये H+ इस Cl- के साथ में एसिड बेस के थ्रू HCl निकल जाएगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, देखो ये जब एज ए न्यूक्लियोफाइल, जब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, तीनों में से कोई भी ले लो, क्या मैं कह सकता हूं तीनों में ही जो लोन पेयर डोनर नाइट्रोजन है वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल नाइट्रोजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो बनेगा पॉजिटिव, जैसे यहां पॉजिटिव बना। अब जब ये क्लोज और Cl लीव करेगा तो Cl लीव करेगा Cl- के साथ में, और ये Cl- क्या करेगा, जो अमाइन वाले पार्ट में H प्रेजेंट है उस H के साथ में एसिड बेस करके HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। और H के निकलने पर ये नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तभी तो इसमें से HCl निकला, ये आ जाएगा NR2। और जब RNH2 ऐड हुआ होगा तो बचा होगा NHR। लेकिन अब जरा आप सोचिए, अगर इसी तरह से टर्शियरी अमाइन भी रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एज ए न्यूक्लियोफाइल तो उसके पास भी लोन पेयर है। लेकिन होगा क्या, जब टर्शियरी अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो उसमें यहां पर H नहीं होगा, यहां पर भी R होगा, क्योंकि 3R ग्रुप है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, देखो
ऐसे में हम बात कर सकते हैं कि यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये H नहीं होगा, यहां पर ये R होगा। और अब आप ध्यान देना, अगर ये R होगा तो यहां पर ये नाइट्रोजन अब H+ तो रिलीज नहीं कर पाएगा, तो जो Cl- यहां से निकल रहा था वो H के साथ में एसिड बेस करके HCl एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन अब वो एसिड बेस यहां पर पॉसिबल नहीं होगा। और ऐसे में आप देखो, अगर ये नाइट्रोजन जो पॉजिटिव है ये अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया, ध्यान देना, ये अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया तो फिर यहां पर Cl लीव करे, इससे पहले ही क्या होगा, ये खुद N पॉजिटिव लीव कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl लीव करे उससे पहले ही क्या होगा, ये N पॉजिटिव यहां से लीव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास अब न्यूट्रलाइज होने का ऑप्शन नहीं बचा। बोले पहले कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा था, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में न्यूट्रलाइज कैसे हो रहा था, H+ रिलीज करके, और वो H+ कहां जा रहा था, Cl- के साथ में एसिड बेस। लेकिन अब टर्शियम अमाइन में H है नहीं तो एसिड बेस होगा नहीं, तो H रिलीज नहीं होगा, तो ये N पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो Cl से पहले ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप ही लीव कर जाएगा। और आप सोचिए, अगर ये लीव किया तो फिर तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक तो किया, लेकिन बीच रास्ते में से वापस आ गया, इसलिए हमने कहा ओवरऑल नो रिएक्शन। तो अब आप ध्यान देना, इसका मतलब हुआ कि 3 बॉटल्स मेरे पास हैं, मुझे पता है कि किसी एक बॉटल में प्राइमरी अमाइन, एक में सेकेंडरी और एक में टर्शियम अमाइन है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर देंगे। क्या मैं कह सकता हूं, जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बना टर्शियम अमाइन कंफर्म्ड, क्योंकि टर्शियम अमाइन के केस में देयर इज नो रिएक्शन, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। हाँ, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बना तो फिर हमें पता नहीं है कि वो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है, क्योंकि दोनों ही केस में प्रेसिपिटेट बन रहा है, दोनों ही केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें नहीं पता है कि वो प्राइमरी अमाइन होगा या सेकेंडरी अमाइन होगा। लेकिन अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तो टर्शियम अमाइन कंफर्म्ड है। क्लियर होगी बात? तो ये तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर प्रेसिपिटेट नहीं बना तब तो टर्शियम अमाइन कंफर्म्ड, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट बना तो क्योंकि प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग भी, तो फिर आगे हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सुनिए। दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन इज सॉल्युबल इन KOH। आप ध्यान देना, ये जो प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट बना है, इट इज सॉल्युबल इन KOH। ये KOH में सॉल्युबल होता है, जबकि सेकेंडरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिपिटेट बना है दैट इज इनसॉल्युबल इन KOH। ये KOH में इनसॉल्युबल होता है। ये यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों प्रेसिपिटेट में। प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला प्रेसिपिटेट KOH में सॉल्युबल है, जबकि सेकेंडरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग बनने वाला प्रेसिपिटेट KOH में सॉल्युबल नहीं है। अब ये डिफरेंस क्यों है, जरा आप ध्यान देना। देखो, प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिपिटेट बना है, क्या मैं कह सकता हूं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सी दिस हाइड्रोजन, दिस इज एसिडिक। ये एसिडिक क्यों, इसका मैं रीजन आपको बताता हूं। एक रीजन तो आप कह सकते हैं इट इज बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन। एक तो ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, साथ में दूसरा रीजन आप देखो, जिस नाइट्रोजन से ये बॉन्डेड है, क्या मैं कह सकता हूं उस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, जरा रेजोनेंस के बारे में सोचिए। इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस पे डीलोकलाइज होगा तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है तो फिर तो इसकी H+ रिलीज करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस हाइड्रोजन ऑफ द कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, और अगर ये एसिडिक है तो फिर तो ये KOH के साथ में एसिड बेस कर जाएगा। फिर तो यहां पर क्या होगा, ये KOH के साथ में एसिड बेस कर जाएगा। इसलिए हमने कहा कि दिस प्रेसिपिटेट विल बी सॉल्युबल इन KOH। जबकि आप देखो यहां पर ऐसा कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इफ देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिड बेस रिएक्शन विद KOH, सो इट विल रिमेन इनसॉल्युबल। बस अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रिपीट करता हूं पूरा प्रोसेस। इन शॉर्ट, आपके पास 3 बॉटल्स हैं, आपने सब में हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दिया। If there is no precipitate formed, tertiary amine conformed. If precipitate is formed and if it is soluble in KOH, primary amine conformed, and if the precipitate formed is insoluble in KOH, secondary amine conformed. So this is how Hinsberg reagent can be used to identify primary, secondary and tertiary amines. Clear हो गई बात ये? अब बात करते हैं सेपरेशन की। हम सेपरेशन के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट को कैसे यूज करें।
ये मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है। आप समझ लो एक बॉटल में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन तीनों एक साथ प्रेजेंट है, मिक्सचर है, और आपको उनको सेपरेट करना है। हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दो, क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और टर्शियरी अमाइन अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगा। क्या मैं इन प्रेसिपिटेट से इस टर्शियरी अमाइन को अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट अलग और ये जो लिक्विड कंपाउंड है टर्शियरी अमाइन वो अलग। अब हमारे पास दो प्रेसिपिटेट्स का मिक्सचर है, तो इन दो प्रेसिपिटेट का मिक्सचर आपके पास है, आप इसमें KOH डाल दो। KOH अगर आप डालोगे तो ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होगा और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा क्योंकि इनसॉल्युबल है, उनको भी अलग अलग कर दो। इस तरह से आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को सेपरेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ हिंसबर्ग रिएजेंट कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज है। तो जो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने आपको अमोनिया के साथ में करवाई, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन एंड सॉल्ट का मिक्सचर बना, उसमें से प्रोडक्ट में से कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और ध्यान देना, जो मैंने आपको हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में बताया, बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट के सिमिलर, इनफैक्ट इसी की कैटेगरी का एक कंपाउंड हमारे पास और भी है जिसे आप सेम पर्पस में यूज कर सकते हैं। वो कंपाउंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप तो ऐसा समझ लो कि जिस कंपाउंड की मैं बात करने जा रहा हूं वो इस हिंसबर्ग रिएजेंट का बड़ा भाई है। आप तो ऐसा समझ लो इसी का बड़ा भाई है, इसी की कैटेगरी का कंपाउंड है। मैं आपको बताता हूं, देखो बस इसी का बड़ा भाई समझ लो आप उस कंपाउंड को। ये कंपाउंड है हमारे पास, अब देखो जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं वो इसी की कैटेगरी का कंपाउंड है। मैंने क्या कहा, बस इस कंपाउंड को आप समझ लो हिंसबर्ग रिएजेंट का बड़ा भाई है। अरे एक साल बड़ा है, एक कार्बन ज्यादा है ना इसमें, तो ये बड़ा भाई एक साल बड़ा, एक कार्बन इसमें ज्यादा है, इसी की कैटेगरी का कंपाउंड है। आप इस कंपाउंड का यूज भी कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस के आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए। और वो तो हो गई क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप की रिएक्शन होगी, बिल्कुल ये कंसेप्ट होगा, केवल और केवल यहां पर हमने कंपाउंड दूसरा ले लिया है। अब फिर इसकी जरूरत क्या है, देखो उसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या, देखो इस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक नेम है जो आपको याद होना चाहिए। आप ध्यान देना, देखो अगर मैं इस कंपाउंड के स्ट्रक्चरल नेम की बात करूं तो जैसे इस कंपाउंड को हम लिखते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहां पर बेंजीन की जगह क्या है, टोल्यूइन है, तो इसे आप लिख सकते हैं टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसे आप लिख सकते हैं टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, राइट। और अब आप ध्यान देना, इस कंपाउंड को मैं इसलिए नोट करवा रहा हूं क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद होना चाहिए। देखो इसका स्ट्रक्चरल नेम तो टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड है, और इस टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड में से ध्यान देना, ये जो पार्ट है, यहां तक का जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज टोसाइल। इस पार्ट को लिखा जाता है टोसाइल पार्ट, और टोसाइल के साथ में Cl कनेक्टेड है, Cl को हम लिखते हैं क्लोराइड। सो ओवरऑल दिस कंपाउंड इज नोन एज टोसाइल क्लोराइड। और ध्यान देना, टोसाइल क्लोराइड की अगर बात की जाए तो टोसाइल क्लोराइड में से टोसाइल पार्ट को तो रिप्रेजेंट करते हैं हम TS से, और क्लोराइड को लिखते हैं Cl। So overall, TSCl, that is tosyl chloride, that is toluene sulfonyl chloride, similar to Hinsberg reagent, can also be used in identification and separation of primary, secondary and tertiary amines. Clear बात ये? So this is about separation and identification of primary, secondary and tertiary amine by using either benzene sulfonyl chloride or tosyl chloride. Clear बात ये? तो ये पार्ट हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कंप्लीट की, और उसी के साथ में एसोसिएटेड पार्ट ये हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन व्हेन रिएक्टेड विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव्स अ कंपाउंड दैट इज सॉल्युबल इन KOH, तो क्या मैं कह सकता हूं रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव अ कंपाउंड दैट इज सॉल्युबल इन KOH। तो अंडरस्टूड है वो अमाइन कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन। इनसॉल्युबल इन KOH, सेकेंडरी अमाइन। does not react with benzene sulfonyl chloride, tertiary amine। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन नंबर 6 एंड द एसोसिएटेड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके बाद में रिएक्शन नंबर 7, और रिएक्शन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो रिएक्शन नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। यस, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन नंबर 7, दैट इज रिएक्शन विद
RONA, and RONA is known as sodium alkoxide. So it is reaction of alkyl halide with sodium alkoxide. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे. एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस रिएक्शन को, एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए. तो आप ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में लेते हैं तो देखो इस केस में अटैकिंग रिएजेंट की अगर बात की जाए तो अटैकिंग रिएजेंट इज एल्कोक्साइड आयन दैट इज आरओ माइनस. अटैकिंग रिएजेंट इज एल्कोक्साइड आयन दैट इज आरओ माइनस. बताइए गुड न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल. तो आप ध्यान देना, एल्कोक्साइड आयन की अगर बात की जाए तो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, and negatively charged nucleophile is considered as a good nucleophile, and being a good nucleophile it will mainly show SN2 reaction. तो यहां पर रिएक्शन का जो प्रेफर्ड मैकेनिज्म होगा वो SN2 होगा, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और X इसमें एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा. एंड न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना और X का एज ए लीविंग ग्रुप लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रेफरेबली SN2 मैकेनिज्म की. और इसी के साथ में देखो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा ROR, दैट इज ईथर फॉर्मेशन. सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर एज प्रोडक्ट. और ध्यान देना, अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस. The reaction is known as Williamson's synthesis. आप ध्यान देना, या तो आप इसे बोल सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस या फिर आप इसे बोल सकते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, बिकॉज इट इज सिंथेसिस ऑफ ईथर. अब एक बात ध्यान देना, इसी के सिमिलर मिलते जुलते नेम वाली एक रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस. ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है. वो जो रिएक्शन हमने डिस्कस की थी मैं आपको याद दिलाता हूं, reaction of ethanol with concentrated sulfuric acid at 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इथेनॉल की रिएक्शन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वहां भी ईथर बनता है. उस रिएक्शन का नाम था विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस. जबकि इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो इट इज विलियमसन सिंथेसिस. वहां पर कंटीन्यूअस वर्ड था, यहां पर कंटीन्यूअस वर्ड नहीं है. तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा. अगर बोला जाए विलियमसन्स कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस, that is reaction of ethanol with concentrated sulfuric acid at 140 degree Celsius temperature. और अगर बात की जाए विलियमसन सिंथेसिस की तो it is reaction of alkyl halide with sodium alkoxide. तो एक तो ये नेम रिएक्शन है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से मेनली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान देना, क्या मैं बात कर सकता हूं आरओ माइनस के केस में तो एलिमिनेशन भी पॉसिबल है ना. याद करें NH2 माइनस के केस में हमने कहा अनकंडीशनली एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन NH2 माइनस से वीकर बेस अगर है अप टू अमोनिया तो उसमें एलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. तो ध्यान देना, आरओ माइनस की अगर बात की जाए तो आरओ माइनस मतलब एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन मतलब आरओ माइनस also behaves as a good base. It also behaves as a good base. So elimination reaction is possible in the following conditions. इस केस में भी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल है. किन कंडीशंस में एलिमिनेशन पॉसिबल है तो ध्यान देना, एक तो हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट. इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ये बिल्कुल उसके कंपेरेबल केस है. आप याद करो एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH. एक्वस KOH में हमने डिस्कस किया मेनली SN2, लेकिन एल्कोहलिक KOH में मेनली E2. यहां भी ऐसा ही है. देखो इस केस में मैंने यहां पर SN2 लिखा है, हालांकि देखो इसमें सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है. ध्यान देना, सॉल्वेंट अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप सॉल्वेंट इसमें वाटर लेंगे. तो यहां पर सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो मैं बाय डिफॉल्ट यहां पर वाटर मानकर चल रहा हूं. और अगर कंडीशन एक्वस है तो एक्वस कंडीशन में क्या होगा, आरओ माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होगा. सॉल्वेशन अगर ज्यादा होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज होने की वजह से रिएक्शन एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन होगी. लेकिन अगर आप यहां पर सॉल्वेंट चेंज कर दें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप बाय डिफॉल्ट मानकर चलें एक्वस मीडियम है, लेकिन इसकी जगह मैं यहां पर अगर एल्कोहल मेंशन कर दूं, सॉल्वेंट में अगर मैं एल्कोहल मेंशन कर दूं तो एल्कोहलिक केस में या तो जैसे एल्कोहलिक KOH हमने डिस्कस किया था, इसमें भी अगर आप सॉल्वेंट एल्कोहल ले लें तो एल्कोहलिक के केस में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, E2 एलिमिनेशन.
तो यहां पर अगर बात की जाए तो एक तो कंडीशन है इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, ये वही केस हो जाएगा जैसे एक्वस क्यूएच की जगह अल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं। या फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है डिग्री ऑफ हैलाइट, यहां भी पॉइंट आता है डिग्री ऑफ हैलाइट, और ध्यान देना विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ हैलाइट द रिएक्शन शिफ्ट्स फ्रॉम SN2 टू E2, क्योंकि जैसे जैसे हैलाइट की डिग्री इंक्रीज होगी, क्या मैं कह सकता हूं हैलाइट की डिग्री इंक्रीज होने का मतलब स्टेरिक बढ़ेगा, स्टेरिक बढ़ेगा तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, लेकिन E2 के लिए रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि E2 की रिएक्टिविटी तो डिपेंड करती है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी पर। तो हैलाइट की डिग्री इंक्रीज होने के साथ में SN2 का परसेंटेज कम होगा, E2 का परसेंटेज बढ़ेगा। और ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई 1 डिग्री हैलाइट्स आर प्रेफर्ड ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइट्स टू गेट ईथर विद गुड यील्ड। आप सोचिए विलियमसन सिंथेसिस क्या है? विलियमसन सिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर, और ईथर फॉर्मेशन के लिए हम रिएक्शन क्या चाहेंगे? SN2। और अगर आपको SN2 रिएक्शन चाहिए तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड में मैं आपको एडवाइस करूंगा आप प्राइमरी हैलाइड यूज करो, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड में SN2 का परसेंटेज ज्यादा होगा, E2 का परसेंटेज कम होगा, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड SN2 के लिए अच्छा है, E2 के लिए खराब है। लेकिन सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड को मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा, क्योंकि जैसे ही आप सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड पर जाएंगे SN2 का परसेंटेज कम होकर क्या होगा? E2 का परसेंटेज बढ़ जाएगा। और आप सोचिए हैलाइड में अगर E2 का परसेंटेज बढ़ा तो E2 होने का मतलब हैलाइड में एलिमिनेशन होने का मतलब तो फिर एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में गिवन है और अगर हैलाइड प्राइमरी है तब तो SN2 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ईथर बनेगा, लेकिन हैलाइड अगर सेकेंडरी या टर्शियरी हुआ तो फिर SN2 कम होकर E2 बढ़ जाएगा, और उस केस में फिर ईथर मेन प्रोडक्ट नहीं होगा, एलिमिनेशन के करस्पॉन्डिंग E2 के करस्पॉन्डिंग एल्कीन मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं वही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, मान लो मुझे इस ईथर का फॉर्मेशन करना है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, एक ग्रुप इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल है और एक ग्रुप मिथाइल है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये मुझे ईथर बनाना है। अब आप देखो विलियमसन सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो विलियमसन सिंथेसिस में जो ईथर फॉर्मेशन होता है, क्या मैं कह सकता हूं इन दिस ईथर 2 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन विच 1 alkyl group comes from halide and 1 alkyl group comes from sodium alkoxide। एक R तो मुझे सोडियम एल्कोक्साइड से मिलेगा, जैसे यहां पर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड में लिया है R' और एल्काइल हैलाइड में लिया है R, तो मैं कह सकता हूं R तो मुझे एल्काइल हैलाइड से मिला और R' मुझे सोडियम एल्कोक्साइड से मिला। या फिर मेरे पास एक चॉइस ये भी हो सकती है कि मैं यहां पर R की जगह R' ले लूं और यहां पर R' की जगह R ले लूं, तो दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 1 alkyl group comes from halide and 1 alkyl group comes from sodium alkoxide। तो अब मेरा यहां पर क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर ये ईथर बनाना है जिसमें एक अल्काइल ग्रुप ये और एक अल्काइल ग्रुप ये है, तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करूं? मेरे पास दो चॉइस हो सकती है। देखो कैसे, देखो ये ग्रुप तो मुझे मिले सोडियम एल्कोक्साइड से, ध्यान देना ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये तो मुझे मिले सोडियम एल्कोक्साइड से, और जो मिथाइल ग्रुप है वो मुझे मिले हैलाइड से। या फिर ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये तो मुझे मिले हैलाइड से, अब मैंने इस बार हैलाइड ले लिया यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड की जगह हैलाइड, और जो मुझे मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप मुझे मिले सोडियम एल्कोक्साइड से। तो मैं क्या कॉम्बिनेशन प्रेफर करूं? देखो अगर ये कॉम्बिनेशन लेता हूं तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस मिथाइल कार्बन पर और हैलोजन इसमें से लीव करेगा, तो ईथर फॉर्मेशन। अब जरा देखो इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ये होगा, जैसे यहां पर इस हैलाइड पर अटैक करके एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैंने यहां पर ये हैलाइड ले लिया तो ये तो 3 डिग्री हैलाइड है ना, और मैंने आपसे क्या कहा विलियमसन सिंथेसिस में हम सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड में तो क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो इस हैलाइड को तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप सोचिए अगर हम ये प्रोडक्ट चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट तो हमें किससे मिलेगा? SN2 रिएक्शन से मिलेगा। क्या टर्शियरी हैलाइड में SN2 हो पाएगा? नो, नेग्लिजिबल, क्योंकि टर्शियरी हैलाइड तो अगर सब्स्टिट्यूशन देता भी है तो वो SN2 नहीं SN1 देता है। याद करो टर्शियरी हैलाइड एंड नियोपेंटाइल हैलाइड ये तो मेनली SN1 शो करते हैं ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ। तो देखो टर्शियरी हैलाइड में तो वैसे भी आप SN2 डिफिकल्ट होता है, और ऐसे में आप सोचिए ये अगर इस पर SN2 नहीं कर पा रहा है तो एल्कोक्साइड आयन आल्सो बिहेव्स एज अ गुड बेस। ये अगर इस पर SN2 नहीं कर पा रहा है, ध्यान देना SN2 अगर नहीं कर पा रहा है, ये अगर इस पर SN2 नहीं कर पा रहा है
तो ऐसे केस में क्या होगा, ये एज ए बेस यहां पर क्या करेगा, E2 रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, एज ए बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा और हैलोजन इसमें से लीव करेगा, और ये रिएक्शन आप ध्यान देना SN2 ना होकर के क्या होगा, E2 पर चली जाएगी, और इसमें जब एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन में क्या होगा, X एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा, बेस बीटा हाइड्रोजन को हटाएगा, और इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर एल्कीन। तो यहां पर तो आप देखो एल्कीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा E2 मैकेनिज्म के थ्रू। अगर आपको ये ईथर बनाना है तो फिर टर्शियरी हैलाइड वाला कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं करें, बेटर होगा आप ये कॉम्बिनेशन यूज करें। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर यहां पर हैलाइड मिथाइल हैलाइड है तो फिर तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मिथाइल हैलाइड में तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहां तो आप कह सकते हैं 100% सब्स्टिट्यूशन होगा, और 100% सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ये ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में से हम ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, 3 डिग्री हैलाइड वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर नहीं करेंगे। आया समझ में? तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसी पॉइंट पर बेस्ड बताया कि हैलाइड की डिग्री इंक्रीज होने के साथ में, क्योंकि रिएक्शन SN2 से E2 पर शिफ्ट होती है, इसलिए ईथर बनाने के लिए हम प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन केसेस में क्या होगा, E2 रिएक्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा, SN2 का परसेंटेज कम हो जाएगा, और अगर E2 का परसेंटेज बढ़ा तो फिर ईथर नहीं, फिर तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस पर बेस्ड एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज अबाउट रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, और जैसा कि रिएक्शन में हमने डिस्कस किया, इट इज रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड टू गेट ईथर एज प्रोडक्ट। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया, सोडियम एल्कोक्साइड की अगर बात की जाए तो इसकी प्रेजेंस में, क्योंकि ये एक अच्छा बेस भी है, और जैसे कि हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन की बात की थी, तो इसकी प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। किन कंडीशंस में एलिमिनेशन पॉसिबल है ये मैंने आपको बताया। देयर आर 2 कंडीशंस। वन ऑफ द कंडीशन, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। अगर आप एल्कोहलिक मीडियम लें, तो जैसे हमने एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन की बात की थी, एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड में भी क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। या फिर डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ हैलाइड द रिएक्शन शिफ्ट्स फ्रॉम SN2 टू E2। और ये रीजन है कि विलियमसन सिंथेसिस में ईथर एज अ प्रोडक्ट अगर हमें गुड ईल्ड के साथ बनाना है तो फिर हम 1 डिग्री हैलाइड को प्रेफर करते हैं ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड में E2 रिएक्शन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। और इसी पर बेस्ड मैंने आपको एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे, 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास थे इस ईथर के फॉर्मेशन के लिए। एक कॉम्बिनेशन तो हमारे पास था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हम सोडियम एल्कोक्साइड से लें, और जो मिथाइल ग्रुप है वो हम हैलाइड से लें, या फिर इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन, हम टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप तो हैलाइड से लें और मिथाइल ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड से लें। अब आप देखो इस केस में अगर बात की जाए कि कौन सा कॉम्बिनेशन हम प्रेफर करेंगे, तो आंसर है फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेकंड कॉम्बिनेशन में जरा देखो हैलाइड 3 डिग्री है, और मैंने आपसे क्या कहा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन में हम 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन मेनली SN2 ना होकर के E2 होगी। और E2 अगर रिएक्शन मेन होगी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड में, तो फिर तो इस केस में एल्कीन यहां पर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मतलब ईथर फॉर्मेशन के लिए फिर तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर दैट कंप्लीट्स विद SN2 मैकेनिज्म। और SN2 के लिए हम कह सकते हैं 1 डिग्री हैलाइड इज बेटर देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड। क्लियर हो रही बात ये? चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, which of the following combination of reactants should be preferred in Williamson synthesis to get ether with good yield। अब यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन में 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन या फिर ये कॉम्बिनेशन, और इन दोनों में से हमें कॉम्बिनेशन प्रेफर करना है। आप देखो, क्योंकि ईथर फॉर्मेशन में हम बात करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ ROR by Williamson synthesis, one alkyl group comes from halide
and one alkyl group comes from sodium alkoxide. तो बस हमें ये देखना है कि कौन सा alkyl group हैलाइड से लिया जाए और कौन सा alkyl group सोडियम एल्कोक्साइड से लिया जाए, वो हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रेफर करना है. अब जरा ध्यान देना, इस केस में आप देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो ध्यान देना यहाँ पर हैलाइड इज विनाइल हैलाइड, और अगर विनाइल हैलाइड है तो विनाइल हैलाइड को तो मैं SN2 रिएक्शन के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि इस केस में आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो लोन पेयर ऑफ हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, और अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस अगर होगा तो इस केस में तो कार्बन हैलोजन में हम बात कर सकते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे, और अगर यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं तो फिर तो यहां पर हैलोजन का लीव करना डिफिकल्ट होगा, और SN2 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, तो फिर तो यहां पर हम बात करें कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की वजह से हैलोजन का लीव करना डिफिकल्ट होगा, तो ये तो फिर SN2 के लिए एक बैड सबस्ट्रेट होगा. इनफैक्ट आप याद करो ये कंपाउंड तो मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवाया है, याद करें ऐसे कुछ सबस्ट्रेट्स मैंने आपको लिखवाए थे जो SN2 SN1 दोनों के लिए लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं. इट इज अमंग दोस कंपाउंड्स. एक रीजन आप ये भी कह सकते हैं देखो कि SN2 रिएक्शन में हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इस कार्बन से जब ग्रुप लीव करेगा तो साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक भी करेगा. ये SN2 रिएक्शन है. आप सोचिए न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन को अप्रोच करना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना है वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल भी करेगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं इट इज अ बैड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन. इसलिए ये कॉम्बिनेशन हम यहां पर यूज नहीं करना चाहेंगे. अब इसमें मैंने एक ऑपोजिट कॉम्बिनेशन लिया है, विनाइल ग्रुप फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड इथाइल ग्रुप फ्रॉम हैलाइड. ये कॉम्बिनेशन अगर हमें दिया जाए तो यस दिस कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड इन विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि अब इस बार एक तो आप देखो हैलाइड में अगर बात की जाए तो यहां पर प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और यहां पर जो हैलाइड है दैट इज 1 डिग्री हैलाइड. 1 डिग्री हैलाइड शुड बी प्रेफर्ड ओवर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस, ऐसे हमने डिस्कस किया है. तो यस दिस कॉम्बिनेशन विल बी प्रेफर्ड ओवर दिस कॉम्बिनेशन. इसकी जगह हम ये वाला कॉम्बिनेशन यहां पर यूज करना चाहेंगे, राइट. चलिए सेकंड आप देखो, सेकंड में फिर से दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, और इन टू कॉम्बिनेशंस में आप ध्यान देना हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना चाहेंगे. अब ये कॉम्बिनेशन यूज क्यों नहीं करेंगे, शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा. यहां पर भी आप देखो हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, सो अगेन इट्स लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड ऑफ रिंग, तो यहां पर भी रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे. और यहां भी आप देखो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां पर इस कार्बन को अप्रोच करेगा ब्रोमीन को रिप्लेस करने के लिए, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल करेगा. तो ये भी हमने डिस्कस किया. देखो अराइल हैलाइड की अगर बात की जाए तो ये भी SN2 के लिए बैड सबस्ट्रेट है. इट इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन. इनफैक्ट आप याद करो अराइल हैलाइड के लिए तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, अराइल हैलाइड ना तो SN1 शो करता है ना SN2 शो करता है, ये अलग ही मैकेनिज्म शो करता है, याद करो SNAR. तो यहां पर भी हम बात करेंगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन हम अवॉइड करेंगे. हाँ, इस कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है देखो, क्योंकि इस बार मैंने ये पार्ट एल्कोक्साइड में रखा है और इस बार हैलाइड में आप देखो मिथाइल ग्रुप है. अगर मिथाइल हैलाइड आप ले रहे हो तो मिथाइल हैलाइड तो मैं कह सकता हूं कि SN2 के लिए बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तो ये कि इट इज अ गुड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन, और दूसरा आप सोचिए मिथाइल हैलाइड में एलिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि E2 रिएक्शन के लिए बेस को बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है, और बीटा हाइड्रोजन होने के लिए बीटा कार्बन होना चाहिए. आप देखो इसमें बीटा कार्बन है ही नहीं, यहां पर बीटा कार्बन है ही नहीं ना. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो अल्फा कार्बन है, तो इसमें बीटा कार्बन है ही नहीं, तो इसमें एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता. मतलब इस कॉम्बिनेशन में तो आप कह सकते हैं 100% SN2 रिएक्शन होगी, 100% ईथर फॉर्मेशन होगा. तो यहां पर हम बात कर सकते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा. सो दिस कॉम्बिनेशन इज विल बी प्रेफर्ड ओवर दिस कॉम्बिनेशन इन विलियमसन सिंथेसिस. क्लियर बात ये. चलिए और देखिए आप इसमें नेक्स्ट. देखो नेक्स्ट में भी अगर बात की जाए तो यहां पर अब आप ध्यान देना, इस केस में अगर आप देखेंगे तो हैलाइड एन प्रोपाइल हैलाइड और आइसोप्रोपाइल सोडियम एल्कोक्साइड आपको दिया हुआ है, सोडियम आइसोप्रोपाइल एल्कोक्साइड आपको दिया हुआ है, और यहां पर अगर बात की जाए तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और यहां पर आपको दिया हुआ है सोडियम एन प्रोपाइल ऑक्साइड, राइट. अब जरा देखो दोनों कॉम्बिनेशन में अगर आप ध्यान दें तो हैलाइड पर ध्यान देना, यहां पर हैलाइड 1 डिग्री है जबकि यहां पर हैलाइड 2 डिग्री है. आप ही डिसाइड करो कौन सा हैलाइड आप विलियमसन सिंथेसिस में प्रेफर करना चाहेंगे. आंसर है प्राइमरी हैलाइड,
क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड में तो मैंने आपसे क्या कहा, एलिमिनेशन रिएक्शन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है। तो ईथर को गुड ईल्ड के साथ में बनाने के लिए हम हैलाइड में प्राइमरी हैलाइड प्रेफर करेंगे। तो फिर तो ये कॉम्बिनेशन हम यहां पर प्रेफर करेंगे ओवर दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रही बात ये? नेक्स्ट इस केस में आप देखो, दिस इज अलाइल ग्रुप, ये अलाइल ग्रुप है और यहां पर विनाइल हैलाइड दिया हुआ है, जबकि इसमें विनाइल अलाइल ग्रुप हैलाइड के साथ में दिया हुआ है और विनाइल ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड में दिया हुआ है। फिर से आप ध्यान देना, यहां पर भी अगर बात की जाए तो हम ये कॉम्बिनेशन अवॉइड करेंगे, क्योंकि जरा देखो इसमें फिर से हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है वो पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे, यहां पर भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट होगा। आ रहा है समझ में ये? और इस केस में अगर बात की जाए यहां प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इस केस में अगर बात की जाए तो प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन नहीं है। और याद करो ये कंपाउंड तो मैंने आपको लिखवाया भी है, इट इज अ गुड सबस्ट्रेट फॉर बोथ SN1 SN2। ये कंपाउंड मैंने आपको उसमें लिखवाया जो SN1 SN2 दोनों के लिए रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, गुड सबस्ट्रेट होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हम यहां पर प्रेफर करेंगे ओवर दिस कॉम्बिनेशन। और लास्ट वाले केस में आप ध्यान देना, देखो लास्ट वाले केस में अगर बात की जाए कि दोनों में से हम क्या कॉम्बिनेशन यूज करना चाहेंगे विलियमसन सिंथेसिस में, तो आंसर है ना तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ना ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। हम इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ध्यान देना यहां पर हाइड्रोजन लोन पेयर पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहां पर हाइड्रोजन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। याद करें दिस कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर बोथ SN1 SN2। इनफैक्ट ये कंपाउंड तो मेनली SNAR रिएक्शन शो करता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल भी करेगा, इसलिए ये कंपाउंड हम SN2 रिएक्शन के लिए यूज नहीं करना चाहेंगे। यहां पे ये देखो हाइड्रोजन का लोन पेयर जो है वो पाइबोन के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। ये कंपाउंड भी हम अवॉइड करेंगे बिकॉज दिस कंपाउंड इज आल्सो लीस्ट रिएक्टिव फॉर बोथ SN1 SN2। तो फिर तो ना तो ये कॉम्बिनेशन ना ये कॉम्बिनेशन, हम दोनों ही कॉम्बिनेशन यूज नहीं करना चाहेंगे। तो ये कुछ विलियमसन सिंथेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 8। और ध्यान देना रिएक्शन नंबर 8 में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद RSNA, दैट इज सोडियम मरकैप्टाइड। ये रिएक्शन नंबर 8 हमें डिस्कस करना है। इट इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद RSNA। दिस इज द कंपाउंड दैट इज नोन एज सोडियम मरकैप्टाइड। ध्यान देना RS माइनस इज नोन एज मरकैप्टाइड आयन। अब इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना अटैकिंग रिएजेंट की अगर बात की जाए तो इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड इट विल एक्ट एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल इट विल मेनली शो SN2 रिएक्शन। तो इस केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होगा वो मेनली SN2, और SN2 रिएक्शन में क्या होता है देखो, तो हमने डिस्कस किया SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो इसका एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होना और X का एज ए लीविंग ग्रुप लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा, और यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस में RSR, एंड दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड थायोईथर। देखो ROR इज कॉल्ड ईथर, ऑक्सीजन की जगह अगर आप सल्फर लेंगे तो इसमें थायो वर्ड ऐड हो जाएगा, तो ये कंपाउंड हमारे पास हो जाएगा थायोईथर। सो थायोईथर इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। अब देखो इस रिएक्शन की अगर बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं इट इज कंपेरेबल टू विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस के कंपेरेबल रिएक्शन है, बस अटैकिंग रिएजेंट में अंतर है। वहां पर अटैकिंग रिएजेंट था RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, यहां पर अटैकिंग रिएजेंट है RS माइनस मरकैप्टाइड आयन। अब एक बात ध्यान देना, देखो हमने कहा भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है तो मेनली SN2। क्वेश्चन है व्हाट अबाउट एलिमिनेशन, तो याद करें हमने डिस्कस किया RS माइनस इज वीकर बेस देन अमोनिया। RS माइनस तो अमोनिया से वीकर बेस है, और याद करो अमोनिया हमारा वो रेफरेंस होता है जहां तक हम एलिमिनेशन की बात करते हैं। अगर आप उससे भी वीकर बेस लेते हैं लाइक RS माइनस, तो इस केस में रिएक्शन एलिमिनेशन की जगह मेनली क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। तो RS माइनस के लिए तो हम कहना चाहेंगे वेरी वीक बेस, रिएक्शन मेनली सब्स्टिट्यूशन। अब आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। मैंने आपसे कहा कि द रिएक्शन इज कंपेरेबल टू विलियमसन सिंथेसिस,
ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस के कंपेरेबल है, केवल अंतर था वहां पर RO माइनस, यहां पर RS माइनस, लेकिन आप देखो केवल O माइनस और S माइनस, RO माइनस और RS माइनस में कितना मेजर डिफरेंस आ चुका है। RO माइनस में हम कहते हैं कि RO माइनस इज बेटर बेस देन अमोनिया, उस केस में एलिमिनेशन भी पॉसिबल होता है, जबकि RS माइनस इज वीकर बेस देन अमोनिया, मेनली सब्स्टिट्यूशन। एक और कंपैरिजन में आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। देखो RO माइनस और RS माइनस में अगर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करें तो याद करें हमने डिस्कस किया डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। तो आप ध्यान देना यहां पर हम बात कर सकते हैं RS माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन RO माइनस। और अगर आप बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो देखो बेस स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए तो मैंने आपको हमेशा एक ही कंसेप्ट दिया है, आयंस में अगर आपको बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है सबसे अच्छा तरीका है कॉन्जुगेट एसिड। जरा इसका कॉन्जुगेट एसिड सोचिए ROH, इसका कॉन्जुगेट एसिड सोचिए RSH। ROH और RSH में RSH स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि हम बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप पीरियड टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं ना HF से ज्यादा एसिडिक HCl, उससे ज्यादा एसिडिक HBr और उससे ज्यादा एसिडिक HI, वैसे ही ROH से ज्यादा एसिडिक RSH, और RSH अगर मोर एसिडिक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस RS माइनस वीकर बेस होगा। तो RS माइनस इज वीकर बेस देन RO माइनस। ये हमने डिस्कस भी किया। देखो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है बट बेस स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। अब आप देखो RO माइनस और RS माइनस में हमने कहा RS माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस से, मतलब आप कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगी वो बेटर SN2 रिएक्शन होगी एज कंपेयर टू विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन RS माइनस इज वीकर बेस देन RO माइनस, तो यहां पर एलिमिनेशन के चांसेस कम होंगे विलियमसन सिंथेसिस के कंपैरिजन में। और इवन हमने कहा भी RS माइनस तो अमोनिया से भी वीकर बेस है, तो यहां पर तो एलिमिनेशन रिएक्शन के चांसेस और भी कम होंगे, रिएक्शन जो होगी वो मेनली सब्स्टिट्यूशन होगी। क्लियर बात ये? सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन नंबर 8, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मरकैप्टाइड। आप ध्यान देना। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 9th एंड 10th, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम साइनेट एंड सिल्वर साइनेट। ध्यान देना 9th और 10th को मैं पैरेलल में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर NaCN और AgCN जो रिएजेंट्स हमें यूज करना है, इनमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है, इनके अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन में क्या चेंजेस मिलते हैं, वो कंपैरिजन में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। क्योंकि इन रिएक्शन में कंपैरेटिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए दोनों रिएक्शंस को मैं पैरेलल ले रहा हूं। आप ध्यान देना। एक तो हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सोडियम साइनेट। हाँ, सोडियम साइनेट के सिमिलर आप पोटेशियम साइनेट भी यूज कर सकते हैं। और सेकंड रिएक्शन में जो डिफरेंस हमें मिलेगा रिएक्शन में, वो मैं बात कर रहा हूं सिल्वर साइनेट। अब आप ध्यान देना, देखो सोडियम साइनेट और सिल्वर साइनेट में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो एक वेल नोन डिफरेंस जो शायद आपने भी पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडियम साइनेट और सिल्वर साइनेट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वेल नोन डिफरेंस है। सोडियम साइनेट इज आयोनिक इन नेचर एंड सिल्वर साइनेट इज कोवलेंट। आप ध्यान देना, सोडियम साइनेट या पोटेशियम साइनेट की अगर बात की जाए तो दीज आर आयोनिक इन नेचर व्हाइल सिल्वर साइनेट इज कोवलेंट। ये कोवलेंट होता है। अब आप ध्यान दो, देखो सोडियम साइनेट या पोटेशियम साइनेट हमने कहा अगर आयोनिक नेचर का है तो फिर तो रिएक्शन कंडीशन में ये आयोनाइज होगा, और रिएक्शन कंडीशन में जब ये आयोनाइज होगा तो यहां पर हमें मिलेगा फ्री साइनेडाइन। आप कह सकते हैं रिएक्शन में फ्री साइनेडाइन अवेलेबल होगा, बिकॉज सोडियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट इज आयोनिक इन नेचर। और आप देखो अगर फ्री साइनेडाइन यहां पर रिएक्शन में अवेलेबल है तो हम कह सकते हैं इन दिस रिएक्शन साइनेट आयन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और साइनेट आयन अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा तो ध्यान देना ये जब एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो इस केस में, अब ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ साइनेडाइन व्हेन इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, आप ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट्स एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आप ध्यान देना साइनेट आयन की अगर बात की जाए तो इट एक्ट्स एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हैं? If a nucleophile is having more than one sites to act as a nucleophile, अगर किसी अटैकिंग स्पीशीज में
एक से ज्यादा साइट्स ऐसी अवेलेबल हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। जरा ध्यान देना, साइनेट आयन यहां पर एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ? क्योंकि साइनेट आयन में हम कह सकते हैं कार्बन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर। आप ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कार्बन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर सिंस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन हैज लोन पेयर, so it can act as a nucleophile to donate its lone pair. But along with this carbon, in case of cyanide ion, nitrogen can also act as a nucleophile. Nitrogen can also donate its lone pair. यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर अवेलेबल है ना, तो इसका मतलब साइनाइड आयन में आप कह सकते हैं दो पोल्स ऐसे हैं, दो साइड्स ऐसी हैं जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर सकता है, और मोर देन वन साइड्स, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब आप ध्यान देना, देखो अगर साइनाइड आयन कार्बन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ध्यान देना यहां पर अगर बात की जाए कि अगर साइनाइड आयन कार्बन के थ्रू आर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो फिर तो देखो अगर इस आर का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा RCN साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। लेकिन आप सोचिए अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इस R का बॉन्ड फॉर्मेशन अगर नाइट्रोजन के साथ में हुआ, तो R अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा RNC आइसोसाइनेट। इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनेट। दोनों तरह के कंपाउंड बनेंगे। दोनों तरह के कंपाउंड क्यों बनेंगे समझ में आ रहा है? क्योंकि रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर फ्रॉम कार्बन एंड फ्रॉम नाइट्रोजन आल्सो। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा RCN, और नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा RNC। सो बोथ साइनाइड एंड आइसोसाइनेट्स आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि साइनाइड और आइसोसाइनेट में से यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब जरा ध्यान देना, कार्बन एंड नाइट्रोजन आप ही डिसाइड करें बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा। यहां पर आर के साथ में बेटर रिएक्शन किसके साथ में होगी, कार्बन या नाइट्रोजन? आंसर है कार्बन। कार्बन यहां पर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लेस EN ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो फिर तो हम कह सकते हैं अगर ये बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन प्रेफर होगी, तो फिर तो यहां पर साइनाइड विल बी ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट and isocyanate will be obtained as minor product। isocyanate हमें यहां पर minor product के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर होगी बात ये? चलिए अब आप ध्यान देना, सिल्वर साइनाइड की अगर बात की जाए, हमने कहा सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट इन नेचर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर है तो हम कह सकते हैं फिर तो सिल्वर साइनाइड का रिएक्शन कंडीशन में आयोनाइजेशन बहुत पुअर होगा। आप कह सकते हैं इसका आयोनाइजेशन बहुत पुअर होगा। सिल्वर साइनाइड जो रिएक्ट करेगा, देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि जीरो आयोनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से आप कह सकते हैं वेरी वेरी पुअर। अब ऐसे में क्या होता है, देखो AgCN की अगर बात की जाए, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन बहुत पुअर होगा तो AgCN जो रिएक्ट करेगा वो मेनली इसी फॉर्म में रिएक्ट करेगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अब अगर ये AgCN मेनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हम क्या मैं कह सकता हूं कि कार्बन कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। तो ऐसे में तो आप कह सकते हैं कि ओनली नाइट्रोजन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर, और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर तो यहां पर आइसोसाइनेट मेन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन आप ध्यान देना बहुत ही कम अमाउंट में, लेकिन साइनेट बनेगा तो, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं AgCN कोवेलेंट कैरेक्टर अगर है तो इसका आयोनाइजेशन पुअर होगा, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल तो इसके आयोनाइज होंगे। आप इसको ऐसा समझ लो, थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं, शायद आपको एकदम समझ में आ जाए। जो मैं वैल्यूज बोल रहा हूं वो कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, केवल मैथमेटिकली आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान देना, मान लेते हैं सिल्वर साइनाइड के 95% मॉलिक्यूल तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करें, केवल 5% मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज हो रहे हैं। अब आप सोचिए इसके जो 5% मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, जो भी 5% मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे उसके करस्पॉन्डिंग तो साइनाइड आयन बनेगा ना, और जितना भी साइनाइड आयन बनेगा वहां से तो साइनाइड बन सकता है। हाँ, लेकिन 95% मॉलिक्यूल अगर इसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करेंगे इसी फॉर्म में, तो 95% मॉलिक्यूल में तो आप कह सकते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होगा, केवल नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो फिर तो यहां पर आइसोसाइनेट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और साइनेट आप कह सकते हैं केवल वो 5% मॉलिक्यूल जो आयनाइज हुए हैं उनके करस्पॉन्डिंग कुछ साइनेट बन जाएगा। तो ये यहां पर हमें माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। आ रही बात समझ में? और ध्यान देना यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मुझे एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना है तो मैं सोडियम साइनाइड यूज करूं
या सिल्वर साइनाइड? तो आंसर अगर साइनाइड बनाना है तो फिर तो सोडियम साइनाइड यूज करना चाहिए, सिल्वर साइनाइड नहीं। और अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो फिर तो हमें सिल्वर साइनाइड यूज करना चाहिए, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड नहीं, क्योंकि सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड आयनिक नेचर के हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइनाइड मेजर प्रोडक्ट होगा। जबकि सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से इसके करस्पॉन्डिंग जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आइसोसाइनाइड होगा। क्लियर हो गई बात ये? अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो साइनाइड एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। क्या मैं कह सकता हूं साइनाइड एंड नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर रिएक्शन मेनली SN2। सो दिस रिएक्शन मेनली कंप्लीट्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म। जबकि इस केस में अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो आइसोसाइनाइड बन रहा है वो मेनली सिल्वर साइनाइड के अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल से बन रहा है, राइट? भाई हमने कहा इसके मान लो 95% मॉलिक्यूल, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। और अगर सिल्वर साइनाइड का अनआयोनाइज्ड फॉर्म देखेंगे तो कार्बन तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और जरा देखो यहां पर जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। और क्या मैं कह सकता हूं sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की जो En है दैट इज वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन। sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की En की अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन के काफी क्लोज होती है। और ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन, यही तो हमारे वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल का रेफरेंस है ना। याद करो वाटर एंड अल्कोहल, हमने कहा था भाई वाटर एंड अल्कोहल वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वाटर एंड अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ऑक्सीजन होता है। और यही हमारे वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल का रेफरेंस था। और हमने कहा था भाई वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन SN1 होती है, राइट? यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अगर मेनली रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल है। और इलेक्ट्रॉन डोनर अगर नाइट्रोजन है तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। और sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो En इज वेरी क्लोज टू ऑक्सीजन। अब ऐसे में आप सोचिए En अगर इसकी बहुत ऑक्सीजन के क्लोज है तो हम कह सकते हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के काफी क्लोज है। और अगर ये वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के काफी क्लोज है तो इस रिएक्शन के SN1 होने के चांसेस काफी क्लोज हैं। और SN1 होने के चांसेस काफी क्लोज हैं तो ये SN1 में इसको कन्वर्ट करने का काम करता है Ag+N। क्योंकि ये जब रिएक्ट करेगा, ये जब नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, कार्बन से विड्रॉ करेगा तो वो सिल्वर से विड्रॉ करेगा, अल्टीमेटली Ag तो Ag+N के फॉर्म में निकलेगा। और याद करो Ag+N की प्रेजेंस SN1 रिएक्शन को प्रमोट करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो दो पॉइंट है यहां पर जो इस रिएक्शन को SN1 बनाने का काम करते हैं। दो पॉइंट यहां पर हैं जो इस रिएक्शन को SN1 बनाने का काम करते हैं। पहला पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो न्यूट्रल नाइट्रोजन है, sp हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, जिसकी En हमारे वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के काफी क्लोज है। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन हमारे SN1 की बाउंड्री के काफी क्लोज है, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये SN1 की बाउंड्री के काफी क्लोज है तो इसको SN1 में पुश करने का काम किसने किया? Ag+N ने, क्योंकि Ag+N SN1 रिएक्शन को प्रमोट करता है। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम बात करते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन मेनली SN1 हो जाएगी। लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन में SN1 और रिएक्शन में साइनाइड अगर मुझे बनाना है, रिएक्शन में अगर मुझे साइनाइड बनाना है तो मैं क्या रिएजेंट यूज करूं, और आइसोसाइनाइड बनाना है तो मैं क्या यूज करूं? तो ध्यान रखना साइनाइड के लिए हम NaCN या पोटेशियम साइनाइड यूज करना चाहेंगे, और आइसोसाइनाइड के लिए हम यहां पर सिल्वर साइनाइड यूज करना चाहेंगे। क्लियर होगी बात ये? सो दिस इज अबाउट रिएक्शन विद NaCN एंड AgCN। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन नंबर 11th एंड 12th। देखो 11th एंड 12th की अगर बात की जाए तो इट इज रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्राइट। और ये रिएक्शंस जो अभी हमने 9th और 10th डिस्कस किए हैं उन्हीं के कंपेरेबल रिएक्शन है। जैसे हमने सोडियम नाइट्राइट और सोडियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के रिएक्शन डिस्कस किए हैं। सोडियम साइनाइड के कंपेरेबल यहां पर सोडियम नाइट्राइट ले रहे हैं, और सिल्वर साइनाइड के कंपेरेबल यहां पर सिल्वर नाइट्राइट ले रहे हैं। बिल्कुल वही दोनों को मैं कंपैरेटिव रिएक्शन डिस्कस करूंगा। और यहां भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस वही है जो सोडियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में डिफरेंस था। ध्यान देना, सोडियम नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो इट इज आयनिक इन नेचर एंड सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट।
बिल्कुल वही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जैसा हमने डिस्कस किया। और देखो सोडियम नाइट्राइट अगर आयोनिक नेचर का है तो रिएक्शन कंडीशन में आयोनाइज होगा, और रिएक्शन कंडीशन में अगर आयोनाइज होगा तो यहां पर हम कह सकते हैं रिएक्शन में फ्री नाइट्राइट आयन अवेलेबल होगा। और अगर फ्री नाइट्राइट आयन अवेलेबल होगा तो ध्यान देना नाइट्राइट आयन इज आल्सो एन एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान दें तो नाइट्राइट आयन में हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर, सो इट कैन आल्सो बी इलेक्ट्रॉन डोनर। और ध्यान देना अगर नाइट्राइट आयन का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाता है तो आर का बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ में होगा, और आर अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा RONO, दैट इज अल्काइल नाइट्राइट। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो आर का बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन के साथ में होगा, और आर अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो बनेगा RNO2, नाइट्रो एल्केन। और यहां पर भी ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि नाइट्राइट या नाइट्रो एल्केन कौन सा यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा आप सोचकर बताएं, इसमें आप डिसाइड करें कि यहां पर नाइट्राइट और नाइट्रो में से मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड। आप ध्यान देना कई बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि सर सेकंड मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ध्यान देना सेकंड नहीं, यहां पर अगर बात की जाए तो फर्स्ट विल बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस सेकंड विल बी ऑब्टेन्ड एज माइनर प्रोडक्ट। देखो स्टूडेंट्स यहां पर सेकंड को मेजर क्यों बताते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सेकंड में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जबकि फर्स्ट में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो नाइट्रोजन की एन कम होती है, तो नाइट्रोजन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो फिर तो सेकंड वाला मेजर बनना चाहिए। देखो ये बात तो सही है कि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेकिन ये कंपैरिजन तो तब है ना जब दोनों ही न्यूट्रल हो या दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड हो। आप सोचिए अगर एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल हुआ तो फिर तो मैं कहूंगा कि एक नेगेटिव एक न्यूट्रल है तो जो नेगेटिव होगा वही बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। जरा ध्यान देना यहां पर जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि नाइट्रोजन यहां पर न्यूट्रल है, तो बताओ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। सो ऑक्सीजन विल बी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्काइल नाइट्राइट विल बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट एंड नाइट्रो एल्केन विल बी फॉर्म्ड एज माइनर प्रोडक्ट। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, तो ये मेनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करेगा, और अगर मेनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो देखो इस केस में आप कह सकते हैं ऑक्सीजन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नाइट्रोजन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनर, और अब आप कह सकते हैं कि यहां पर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन लेसियम और नाइट्रोजन अगर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो इस बार सेकेंड कंपाउंड, ये कंपाउंड हमें मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा और ये कंपाउंड हमें यहां पर माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? सो दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड एज मेजर प्रोडक्ट इफ सिल्वर नाइट्राइट इज यूज्ड इन द रिएक्शन। लेकिन अगर आप रिएक्शन में सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट यूज करोगे तो वो आयनिक नेचर का है, उस केस में मेन प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो नाइट्राइट मिलेगा। और क्वेश्चन मेनली यहीं से आता है कि अगर मुझे एल्काइल नाइट्राइट मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं क्या यूज करूं, सिल्वर नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट। तो अगर नाइट्राइट बनाना है तो सोडियम नाइट्राइट यूज करें, और अगर हमें नाइट्रो एल्केन मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो हम सिल्वर नाइट्राइट यूज करें। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन रिएक्शन प्रोडक्ट if sodium nitrate is used as a reactant or if silver nitrate is used as a reactant. Clear? तो जो सोडियम साइनेट और सिल्वर साइनेट की रिएक्शन थी बिल्कुल उसी के कंपेरेबल ये रिएक्शन है सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट की। क्लियर होगी बात की?